हेलो। आप सभी को मेरे राम राम। आज मैं एक बार फिर से आपको RWA के यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो आज 29 तारीख को हुआ था। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक से करवाता हुआ चलूंगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहित है और ये कुछ एग्जाम्स है जिनमें मैं सिलेक्टेड हूँ, और ये कुछ एग्जाम्स है जिनमें मैं मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर ला चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए भाई आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिन भाइयों को एडवांस मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है, खासतौर पर यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में, जो भाई ऐसे हैं मतलब जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए मैंने एक एडवांस मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं इतना बेसिक से सिखा रहा हूँ कि मतलब जैसे छोटे बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, तो उसी टाइप से मैं मतलब एडवांस मैथ को बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को क्लियर करवाते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट का भी को मतलब एडवांस मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, और मतलब ऐसा ही होता है कि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। इसकी एक क्लास मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पर, और नेक्स्ट क्लास आयत वाली, रेक्टेंगल वाली जो है, एक दो दिन में ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप इस सीरीज का हिस्सा जरूर बने अगर आपको एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चलिए भाई आज का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला कि निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। ठीक है, तो अगर भाई इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, तो हमें सबसे पहले क्या करना, जो संख्या दी है उसके फैक्टर करने हैं, ऐसे जो आपस में जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे कि इसके हो जाएंगे 11 × 8, 11 × 8 = 88। ठीक है, तो अब हम इन फैक्टर से अलग अलग इसको काट कर देखेंगे। अगर ये जो भी ऑप्शन इनसे कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले 8 के लिए क्या होता है, 8 का रूल होता है कि 8 होता है 2 की पावर 3। ठीक है, तो जो बाद को किसी भी संख्या की अगर बाद की 3 डिजिट जो है 8 से कट गई, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होती है। तो इसमें मैंने देखा जब अप्लाई करके ये चीज, तो ये सारी तीन मतलब सारे ऑप्शन लगभग इसके 8 से कट रहे थे। तो ये 8 वाला काम तो इसमें चला नहीं, तो फिर हम देखेंगे 11 से। ठीक है, तो 11 का रूल क्या होता है, जो ओड प्लेस पर होते हैं जैसे कि 8, 4, 7 और 2, इनको जोड़कर, और जो इवन प्लेस पर होते हैं जैसे कि 0, 6 और 7, अगर इन दोनों को हम माइनस कर दे और जो दोनों को घटाकर होगा, अगर वो 11 से विभाज्य होगा, तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। तो सबसे पहले मैंने देखा 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21। ठीक है, और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 और 6 6, 6 और 7 13, -13। तो जब मैंने इन दोनों का गैप देखा, तो मेरे पास वो आया 8 का। ठीक है, तो 8 11 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा है नहीं। अब हम गए दूसरे पर, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक छोड़कर एक जोड़ते चलेंगे। 0 में 4 जोड़ा 4, 4 में 7 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। ठीक है, तो 13 माइनस, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 और 6 6, 6 और 7 13, तो माइनस का 13 इजिकल टू 0। इसका मतलब ये है कि 0 11 से भाज्य हो जाएगी। अगर 0 या 11 या 22, मतलब अगर ऐसे अगर बचते चले गए हमारे आंसर इन्हें घटाने के बाद, तो ये संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से भी कट गई और 8 से भी, इसका मतलब यही इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला कि 10 व्यक्तियों के एक समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन इतना बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भाई मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे 10 व्यक्ति थे टोटल। ठीक है, तो उनमें से 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर, तो जो 20 केजी वाला व्यक्ति था, अगर इसकी जगह पर नया व्यक्ति जो आया वो 20 केजी का ही होता। ठीक है, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन उसने क्या करा, वो इतना ज्यादा वेट लेकर आया कि उसने जितने 10 थे ना, टोटल 10 के 10, इनमें 7.9 की वृद्धि कर दी। ठीक है, प्रत्येक में मतलब अगर एक में 7.9 की करी, तो 10 में कितने करी होगी, 10 में करी होगी, ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब 7 9 की। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि वो 20 तो लेकर ही आया, लेकिन 7 9 जो है मतलब 1 कम 80 वो एक्स्ट्रा लेकर आया। तो टोटल कितना लेकर आया, जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे, तो 79 +20 9 9, तो 99, इसका मतलब है इसका टोटल वजन था। ठीक है, ये इसका आंसर है, जो नया आया उसका वजन था 99। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि 30
इसमें इस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे जैसे बोल रखा है उसकी सेम मतलब सीधी इसकी इक्वेशन बना लो, तो इसका क्या होगा, जैसे 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य 50 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो जैसे इसने बोला वैसे लिख दो, 30 खिलौनों का विक्रय मूल्य मतलब 30 का एस पी इज इक्वल टू 50 के सी पी के बराबर है, तो जीरो से जीरो कट गई, और एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना हमें, इसका मतलब ये था 3 की चीज हम लाए थे, 5 की बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 2 का, कितने पे, 3 पे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, तो 3 पे हमें 2 की का प्रॉफिट हुआ, तो जब इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद 66.67 या 66.2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इस टाइप का ही था, तो इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा कि साधारण ब्याज की वह वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपये की राशि 6 वर्ष में इतने का ब्याज देती हो, ठीक है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि भाई हर वर्ष ब्याज समान रहता है, ठीक है। तो जब हमें 6 वर्ष का दिया तो हम यहाँ से 1 वर्ष का निकाल लेंगे, तो 6 से इसको भाग देंगे, 4704 को 6 से, तो 6×7 = 42, ठीक है, 5 बचेगा, और 6×8 = 48, 2 बचेगा, और 6×4 = 24। इसका मतलब ये है 1 वर्ष में इतना ब्याज लग रहा था, और कितने पे, इस राशि पे, मतलब 9800 की राशि पे। अगर मैं इसमें गुणा 100 तो कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका कितना परसेंट था ये, ठीक है। तो जब मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, और 8 बार जो है ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो इससे कट जाएगा 8 बार, तो इसका आंसर हमारा 8% ही आ जाएगा, ठीक है। तो 8% की मतलब वो है दर रही होगी जिस पर वो 1 साल में इतना और था, और 6 साल में इतने का ब्याज दे रहा था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई इसने बोला पी और क्यू किसी कार्य को 28 और 35 दिन में पूरा करते हैं। पी कार्य करना आरंभ करता है और वे बारी बारी एक एक दिन करके कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, सबसे पहले लिख देंगे पी और क्यू, ठीक है। तो 28 और 35, ठीक है। इनका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, 7×4 = 28, और इसके फैक्टर कर लेंगे, 7×5 = 35। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख देते हैं, और जो बची हुई संख्या होती है उन दोनों को लिख देते हैं, तो गुणा 4 और गुणा 5, ठीक है। तो 5×4 = 20, और 20×7 = 140, मतलब टोटल वर्क आएगा, ठीक है, 140, ठीक है, 140, ठीक है। तो जब इसको 28 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, और जब इसको 35 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि वे बारी बारी से कार्य एक एक दिन करके कार्य करते हैं, ठीक है, पी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई क्या होगा इसमें, पहले दिन जब पी होगा, तो पहले दिन पी होगा, एक दिन में कितना काम करेगा पी, एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक है। तो उससे अगले दिन इसने बोला क्यू आवेगा दूसरे दिन, तो दूसरे दिन क्यू कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम जब देखेंगे हमारा 2 दिनों में टोटल 9 काम हो जाएगा, 9 वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम ऐसा देखते हैं कि जो जितना हमारा वर्क है ना, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे कि हम 140 के नज़दीक पहुंच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 11 से करके देखी, 11×99, तो उससे बहुत दूर था, फिर 12 से करके देखी, फिर 13 से, 13×9 = 117, वो भी दूर था, फिर 14 से भी 126 भी दूर था, फिर मैंने करी 15 से, तो 15 से मैंने करके देखी, 15×9 = 135, तो लगभग इसके नज़दीक पहुंच गया था, ठीक है। तो जिस चीज़ तक गुणा यहाँ करेंगे उसी की गुणा हम यहाँ कर देंगे, तो मतलब 30 दिनों में 135 काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है आपने, कि जो शुरुआत करेगा, जैसे पी ने शुरुआत करी थी, पी पहले दिन आया, ठीक है, दूसरे दिन आया क्यू, फिर तीसरे दिन फिर पी आया, फिर चौथे दिन फिर आया क्यू, ठीक है। तो मतलब जो सम दिन होंगे उनमें तो क्यू होगा, और जो विषम दिन होंगे उनमें पी होगा, तो मतलब यहाँ पर 30 दिन कंप्लीट हो लेते सम, अब 31वें दिन का नंबर आओगा, तो 31वां आया विषम, तो मतलब इसका मतलब दोबारा से फिर जो जिसने शुरुआत करी थी उसका नंबर आओगा, ठीक है। तो यहाँ पी जो होगा वो आते ही 31वें दिन में, 31वें दिन में वो 5 काम कर देगा, ठीक है, और 5 काम करते ही कितने हो जाएंगे टोटल, 30 और 1 31, मतलब
31 दिनों में हमारे 140 काम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्यों उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई क्या, 31 दिन में वो टोटल काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 31 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि भाई तिरुपति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान तिरुपति की औसत चाल कितनी है। ठीक है, तो भाई चाल का फॉर्मूला होता है चाल इज इक्वल टू दूरी और बटे में समय। ठीक है, तो अगर इसके आगे कभी भी औसत लग गया ना, अगर औसत लग गया तो यहाँ आ जाएगा कुल और यहाँ भी लग जाएगा कुल। मतलब अगर औसत चाल हमें निकालना पड़ गया तो टोटल दूरी आएगी, टोटल समय होगा। तो टोटल मतलब आपने सीधा पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है चाल का, और जैसे इसमें औसत लगाया तो उसके सामने फिर कुल लगा लेना है। कुल का मतलब टोटल। ठीक है, तो टोटल दूरी हमारी कितनी आ रही, दो दूरी है इसमें, 120 और 180। तो लिख लेंगे हम टोटल दूरी, दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे 300। 120 और 180 जोड़ के 300। और टोटल समय कितना लगा, तो पहले वाले में समय देखेंगे हम, समय बराबर होता है दूरी और बटे में चाल। तो पहले वाले का समय मतलब दूरी और बटे में चाल। ठीक है, और प्लस दूसरे वाले का समय मतलब ये वाली दूरी और 45 वाली ये वाली चाल। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और क्या नाम लेकर जब इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48 और 12 से कट जाएगा 10 बार और 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, मतलब यहाँ से आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो अभी आ जाएगा 300 और अपोन में 2 और 4 6.5। ठीक है, तो जब इसकी यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हो जाएगी एक जीरो और ऊपर लग जाएगी, और 5 से अगर मैं इसको काटूँ तो 5 कम 5 और 5 तिया 15 और ये कट जाएगा 6 बार और ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो जब इसको 13 से काटेंगे तो 13 चौका 52। ठीक है, बच जाएंगे 8 और 13 छिक 78। ठीक है, और वही इसके बाद फिर पॉइंट, फिर बच जाएंगे 2, फिर पॉइंट लगाएगा 0, 13 एकम 13। तो इसके बाद ये दोबारा चलेगा 5 बार। ठीक है, तो क्या नाम लिख रहे हैं मतलब लगभग इतना। तो ये वाला इसमें ऑप्शन था मतलब 46.1 वाला, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हमें पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ के बाद ऐसा इसमें मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया कि 18, 19 और 20 में स्पेन और पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या दर्शाता है। मतलब जो ये वाले हैं ये तो हैं स्पेन के, और ये डार्क से वाले हैं मतलब लगभग पिंक से वाले हैं स्पेन के, और डार्क जो ब्लैक से हैं ये हैं पुर्तगाल के। ठीक है, तो 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या 2018 में देखने में दोनों की 120 और 180 कितने हो गए 300। और फिर इसने कहा 2020 में पुर्तगाल के लिए, 2020 में बस हमें ओनली वो देखना जो पुर्तगाल वाला है वो कितना है 60। ठीक है, इन दोनों के संबंधित अनुपात बताना। तो 60 तक कितनी बार कट जाएगा, एक बार ये और 5 बार ये, तो 5:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। उस व्यक्ति की चाल इतनी और रेलगाड़ी की चाल इतनी, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई क्या होगा अगर रेलगाड़ी किसी भी पोल को, किसी खंभे को या किसी आदमी को अगर पार करेगी तो इसका मतलब वो है वो अपनी ही दूरी को तय करेगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये, दूसरी बात अगर दो चीज जा रही सेम डायरेक्शन में तो फिर तो उनकी दूरी घटती है, लेकिन अगर जो आ रही है विपरीत में मतलब इस साइड तो ट्रेन जा रही है और इस साइड से आदमी आ रहा है तो उनकी दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरी होगी दूरी इज इक्वल टू चाल और गुणा में समय। ठीक है, तो चाल हमारी कितनी हो जाएगी, चाल जो है दोनों उसने कहा दोनों विपरीत दिशा में, मतलब दोनों विपरीत दिशा में आ रहे तो दोनों की जुड़ जाएगी। तो 62 और 10 कितनी होगी 72। ठीक है, और गुणा में समय कितना का लिया 12 का। ठीक है, तो 12 का, तो जब हम इसकी टोटल दूरी इसने कितनी तय करी तो ये निकाल लेंगे। तो इसने खुद की दूरी तय करी ट्रेन ने, क्योंकि आदमी जब वो इधर से आ रहा था तो ये ट्रेन ऐसे इसके पास से आकर जब पूरी आगे निकल जाएगी तो इसका मतलब उसने पूरी खुद की दूरी तय करी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में और ये है सेकंड, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। ये चीज मैंने पहले बताई थी, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना। ठीक है, अगर बड़े से छोटे में जाना तो छोटा ऊपर रहेगा मतलब 5/18। अगर मीटर प्रति सेकंड से
किलोमीटर प्रति घंटा में जाना, मतलब छोटे से बड़े में जाना तो बड़ा ऊपर आएगा, मतलब 18/5, ठीक है। तो 18 चौके 72, ठीक है, और 5 चौके 20, और 20 × 12 मतलब 240 जो है मीटर लंबी वो ट्रेन थी, ठीक है। 240 बाई इसका आंसर आ जाएगा 8वें क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आयत का क्वेश्चन है भाई, और अगर आपको भी एडवांस में तो प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट चैप्टर में आयत वाला ही करवाऊंगा, तो आप जरूर चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है कि आयत की लंबाई इस रेशो में है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल इतना, तो आयत की लंबाई बतानी, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का रेशो दे रखा है, तो ऐसे ये भाई आयत होता है ऐसे करके, ठीक है। तो इसकी ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है। तो इसका जो हमें दे रखा है क्षेत्रफल, और इसके आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई और गुणा में इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो अगर मैं इनको, ये था 7/4 में था, तो अगर मैं एक्स लगा दूं तो इसका मतलब एक साइड तो इसकी 7 होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई 4x, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं तो ये आ जाएगा 7x और गुणा में 4x, और इज इक्वल टू दे कितना रखा है, एक्स क्षेत्रफल दे रखा है इसका 12,348, ठीक है। तो 4 से जब मैं सोल्व करूंगा, 4×3 = 12, न चलने की 0, 4×8 = 32, 2 और 4×7 = 28, ठीक है। और जब 7 से सोल्व करूंगा इसको तो 7×7 = 28, 2 बच जाएंगे, और 7×4 = 28 और 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये x और x मिलकर बना देंगे x² = 441, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है इसकी लंबाई, ठीक है। तो लंबाई इसकी थी 7x, ठीक है। तो 7x में जी मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो 7 × 21, तो 7 × 7 और 7×2 = 14, मतलब 147 जो है इसका आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला कि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए बी सी का रेशो बताना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो भाई, जो भी दे रखा हो सीधा लिखते चल जाओ, कोई इसमें मतलब बड़ी बात नहीं होती। ए बी सी, ठीक है। तो इसने बोला ए बी से 80% अधिक है, 80% की फ्रैक्शन होगी भाई कितनी, जब मैं इसमें 100 लगा दूंगा परसेंटेज हटा के, तो 20 चौके 80 और 20×5 100, तो ए जो है बी से 80% अधिक है। तो अगर बी 5 है तो इसका मतलब ये उससे अधिक है, तो मतलब 9 है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है बी सी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी भाई 1/5। तो बी सी से, मतलब अगर सी 5 है तो बी इसमें से एक कम है, कम बोल रहा है ना, ठीक है। तो मतलब ये 4 है, ठीक है। तो ऐसे लिखने के बाद जो यहाँ खाली जगह हो रहा है उसमें जो इस ये वाला हो रहा है साइड वाला वो लिख दे रहे हैं 5, और इसके साइड में जो खाली जगह हो रहा है उसमें ये वाला लिख दे रहे हैं, तो 4, ठीक है। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, ये ए बी सी का रेशो आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का अंतर एक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भाई हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का एलसीएम क्या है, तो एलसीएम इन दोनों का हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ देखूं, एचसीएफ होती है जो बड़ी से बड़ी संख्या हो जो इन दोनों को काट दे, तो ऐसी संख्या एक ही है जो इन दोनों को काट दे। तो इन दोनों का अगर मैं गुणनफल करूं तो मेरा 72 है, ठीक है। और इन दोनों का गैप भी एक है, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन से ही मेरा सेटिस्फाई हो गया, बाकी कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर इन दोनों का देखूं मैं तो इनका 24 आता एलसीएम ऐसे ही करके, तो ऐसा कोई भी मतलब एक ही ऑप्शन था जो सेटिस्फाई हो रहा था, तो पहला ही आंसर इसका हो जाएगा 8 और 9 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले भाई मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। वो होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। ये होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। और अगर कहीं आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो आओगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए, ठीक है। तो बस याद ये रखना, अगर ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो प्लस वाला शुरू में, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो माइनस वाला शुरू में, ठीक है।
शुरू में प्लस और फिर बाद में माइनस रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ एक चीज अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसको 289 को ए मान लूँ और 111 को मान लूँ मैं बी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इन ए गुणा ए तो ऊपर तो आ गया ए क्यूब, और ये क्या है बी, तो ये आ गया प्लस बी क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर, मतलब ये भी ए है और ये भी है, तो ए स्क्वायर, और ये है ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी, क्योंकि ये मैंने ए माना है बी, और ए ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला खोल लूँगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है ये दोनों चीज़ें सेम है, ये आपस में कट जाएगी, तो हमारा क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ए मैंने कितना ए और प्लस बी, ए मैंने कितना मानना था 289, ठीक है, और प्लस में बी कितना मानना था 111, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। तो ये था भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया, अगर आपके फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर ही समझ जाते हो और इन दोनों को जोड़कर इनका आंसर लिख सकोगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है भाई, एक आदमी की आय में पहले तो इतने की बढ़ोतरी हुई और फिर बाद में इतने की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। तो ऐसा अगर एक एक्स की वृद्धि हो रही दूसरी एक्स वाई की हो रही, तो इनका अगर कंबाइन हो पता करना, तो ये फॉर्मूला लगाते ही हमारी टोटल जो है कुल प्रतिशत वृद्धि आ जाती है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू उसमें जो पहली दे रखी है वो रख देंगे, मतलब 20, वाई की दूसरी 30, ठीक है, और प्लस 20 गुणा 30 और अपोन में 100, ठीक है। तो 20 और 30 50, प्लस में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 दूनी 6, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा मतलब 56% की टोटल इसमें वृद्धि हुई, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पर कोई मतलब यहाँ तो वृद्धि हुई, अगर यहाँ 30% की कमी होती तो यहाँ पर हम माइनस लगा के और 30 लिख सके थे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये है, अगर इस क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस वाले लिखते चल जाओगे, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको प्लस और इसको माइनस लिख देंगे, मतलब फॉर्मूला यही रहेगा, बस साइन बदलते चले जाएंगे प्लस माइनस के हिसाब से, अगर बढ़ोतरी हुई तो प्लस और कमी हुई किसी चीज में तो माइनस, ठीक है। तो 56 इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का भाई मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि किसी मौक में आए और मैं आपका इससे रिलेटेड सब मतलब बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर कर दूं। ये चीनी के मूल्य वाला क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन है ये, कि प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन का मैं ऐसा कंसेप्ट कराऊंगा कि आपने बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़नी, कि आप जल्दी बहुत ही जल्दी कर दोगे इसने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, जो भी क्वेश्चन में दे रखे आप 25% की कमी के कारण, ठीक है, कीमत में 25% की कमी, तो आपने सीधा सीधा क्या लिखना 100 लिखना, और 100 से 25% कम करने के बाद कितना हो जाएगा 75, ठीक है। कितना कम करें हमें 25%, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना, सीधा क्या लिख लेना, जितना भी कम हुआ 25 और बटे में 75, सीधा जितना कम है वो लिख है और सीधा 75 यहाँ पर लिख देना, और इसको एक बार काट कर लिख लेना, मतलब 25 कम 25 और 25 दिया 75, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद ये चीज जो है हर क्वेश्चन में करनी, देखते ही सार जैसे उन्होंने बोला 25% की कमी के कारण, ठीक है, तो सीधा 100 से 75 लिखना, और जितने का दोनों गैप है वो लिखा है, मतलब 25 और अपोन में 75 लिखा है, और सीधा सोल्व करके यहाँ तक करना। ये कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो यहाँ तक तो सेम होना सब में, ठीक है। उसके बाद आपने देखना कि गेहूं की कीमत में 25% की कमी आई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर कमी आई तो मतलब होगा कि हमारी चीज अब ज्यादा आने लगी, ठीक है। तो अगर ज्यादा आने लगी यहाँ लगा देना प्लस का निशान, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद क्या कंडीशन होगी, ये तो होगी इसकी मूल, ये मतलब अब तक तो बात चली थी रेट में, अब यहाँ पर आ जाएगी उसकी ये बात आ जाएगी केजी में, मतलब खपत में, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये खपत में आ जाएगी, ये तो थी इसकी मूल खपत, ठीक है। और ये है बढ़ने के बाद मतलब कितनी बढ़ी, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो अब टोटल कितनी होगी, ठीक है, मतलब कितनी चीज हम ला सकते हैं। तो ये होती है मूल, आपने याद रखनी कि नीचे वाली मूल होती है, ठीक है।
और ये होती है घटी हुई या बढ़ी हुई। तो कीमत अगर हमारी घटी तो मतलब चीज़ ज़्यादा आने लगी। वो कितनी ज़्यादा आने लगी? 5 किलो। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5। ठीक है, तो उसने, और इसका मतलब अगर अब एक फालतू आने लगी तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो अगर मैं 3 देखूँ तो 3 तक अगर मैं 5 तक गुणा करूंगा तो 15, मतलब पहले वो 15 kg लाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ तक तो बात थी रुपयों में, और यहाँ आते ही सारे एकदम ये केजी में हो जाएगी। ठीक है, तो 15 kg लाया हुआ था, वो कितने में? 600 में। ठीक है, तो 1 kg कितने की हो जाएगी? 15 × 4 = 60, मतलब 40 रुपए की। तो यही आंसर भाई इसका 40 आंसर हो जाएगा, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे तो जल्दी से ऐसे लिखना, और यहाँ तक आके मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आप ऐसे करके और यहाँ के बाद ये इसमें लगा सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1250 रुपये 3 वर्ष में बढ़कर इतने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को हम लगभग अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। हम देखेंगे कि मतलब 3 वर्ष में लगभग, मतलब ऑप्शन से लगा के कि कौन सी रेट इसके लगभग हमें ब्याज देगी। ठीक है, तो मैं इसको, इस पॉइंटों को तो मैं छोड़ ही दूंगा, मैं सीधा इसको लिखूंगा 1488। ठीक है, और 1250 अगर मैं इसमें से घटाऊं, ठीक है, क्योंकि ये बढ़कर ये हमारा मिश्र धन हो गया था और ये मूलधन था। ठीक है, तो अगर मैं इसको घटाऊं 8, 3 और 2, ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि इतने रुपए पे और राशि इतनी होगी तो इतने का हमारा ब्याज लगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि पहले ऑप्शन से आइडिया लगा के, कि पहला ऑप्शन मेरा था 6% का, 3 साल की मेरी रेट थी। ठीक है, तो अगर मैं इसका 6% निकाल लूँ तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 6 से, अगर मैं लिखूँ उसको तो 600 तो सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, और 25×6 = 150 यहाँ से आ जाएगा, तो 0, 5, 7 और एक जीरो ये थी, यानी नीचे से कट के 75 आ जाएगा। तो मतलब 1 साल का ब्याज मेरा 75 होगा। ठीक है, दूसरे का भी 75 और तीसरे का भी, वहाँ पता तीनों ये जो ऊपर लिखते हैं वो सेम रहता है। ठीक है, और एक चीज़ जब मैं देखूंगा कि मेरा ब्याज अब तक कितना हो लिया, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ तो 7×21 210 और 5×3 15 और अलग से, मतलब अगर 75 को मैं 3 बार करूँ तो 5, 2 और 2। ठीक है, तो 225 तो मेरा ब्याज आ लिया। अब इन दोनों का अगर मैं गैप देखूँ कितने का रहा, तो मेरा रहा लगभग 13 का। ठीक है, तो अब एक बार और मैं अगर इस पर 6% की लगाऊं तो 75 का जब मैं 6% निकाल लूंगा तो आ जाएगा 25 या 75, 25 × 4 = 100, या कम कर लेते हैं, एक सेकंड। 75 का जब मैं 6% निकाल लूंगा तो 6×5 = 30, 3 6 42 और 3 45, और जब इस दो दशमलव लगाऊंगा 4.5। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर लिखेंगे इसको 4.5 को, वो यहीं लिखा जाता है और 3 बार लिखी जाती है वैल्यू, तो लगभग इसका भी 3 गुना होगा, तो 4×3 = 12, तो मतलब 12 और हो जाएंगे इसमें से। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पॉइंटों में बचेगा ये, एक पॉइंट के बाद। तो लगभग एक चीज, इस चीज तो हमें पता चल रही कि 6 वाली जो रेट लगाई थी उसमें हमें लगभग जितना हमें ब्याज चाहिए था लगभग उतना हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका यही आंसर ठीक होगा, क्योंकि अगर इससे मैं ज़्यादा बढ़ा के लगाऊंगा तो आंसर 238 से ज़्यादा हमारा ब्याज चला जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर यही सही है, 6 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखो भाई, इसका भी कंसेप्ट आपको मैंने पहले भी मॉक टेस्ट में बताया था। इसमें क्या है कि यदि और छूट और प्रतिशत लाभ, ठीक है, दोनों 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है सीपी, अगर एमपी का कभी भी रिलेशन आ जाए तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है 100 + प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का छूट डिस्काउंट और लाभ दोनों 20 है। ठीक है, तो 100 में तो 20 जाएगा, ये बचेगा 80, और 100 में 20 जोड़ के बचेगा 120। ठीक है, तो 40 दूनी और 40 दिया। ठीक है, तो इसने पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब इस सीपी से ये कितना अधिक है, तो एक अधिक है किससे? सीपी से, जिससे होकर है वो नीचे लिख रहे हैं तो गुणा 2, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
इसमें कहा ना, सूरज और विमल एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, उन्होंने एक वर्ष में इतने रुपए का लाभ कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से का इतने रुपए मिले। सूरज और विमल के द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक चीज भाई अगर ध्यान रखना, अगर मतलब समय समान है, मतलब अगर टाइम सेम टाइम तक दोनों ने पैसे लगाए, तो जो उनका प्रॉफिट है वो उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में उन्हें व्यवसाय में मतलब राशि निवेश की थी, ठीक है। तो टोटल उनको प्रॉफिट हुआ 8400 का, ठीक है। उसमें से जो सूरज को मिले कितने, सूरज को मिले 4500, ठीक है। तो अगर मैं इसने घटा के देखूं तो आ जाएगा 9 और आ जाएगा 3, मतलब ये जो बचे हैं विमल को मिले, ठीक है। तो सूरज और विमल का अगर मैं रेशो देखूं तो 45 तो इसको मिले और 3900 मिले इसको, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई, अगर टाइम सेम है, मतलब दोनों ने उतने, एक ने भी 1 साल तक लगाए, दूसरे ने भी 1 साल तक लगाए, ठीक है। तो टाइम सेम है, तो जो उनका प्रॉफिट बटेगा वो उनकी जो मतलब जितनी उन्होंने निवेश की थी पूंजी उसी रेशो में बट जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो तो यहाँ पर इस रेशो ये कट जाएगा, ठीक है। और 3 निकम 3, 3 पंजे 15 और 3 निकम 3 और 3 के 9, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉफिट हमारा होता है, प्रॉफिट वो सीपी इंटू टाइम, ठीक है। मतलब सीपी बोल रहा है हमें, मतलब उसकी जो कैपिटल जो पहले वाला लगाता है उसका टाइम, और जो दूसरे वाला लगाता है और गुणा में उसके टाइम के बराबर होता है। अगर टाइम बराबर है तो ये कट जाएगा, तो भाई रेशो यही बचेगा जो उनकी कैपिटल का था, ठीक है। तो उसी रेशो में बट जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी मॉक में रिपीटेड है, मतलब पहले भी आया था। इसमें बोल रहा है कि सोने और चांदी को इतने रेशो के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि 30 ग्राम सोने का उपयोग किया गया तो पिघले हुए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब है सोना तो था हमारा 8 और चांदी था 12, तो ने 60 की वैल्यू दे दी, 8 की वैल्यू दे दी 30, ठीक है। और टोटल इन दोनों की पूछ ली, तो टोटल दोनों कितने हैं 12, तो इससे इनका हो आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 से 15 पर कट जाएगा, और 15 पंजे 75, मतलब 75 ग्राम जो है इसका आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी मॉक में आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ने बोला कि लगभग कितने डिग्री का केंद्र कोण बच्चों की फीस पर किए गए व्यय को निरूपित करेगा, ठीक है। बच्चों की फीस पर ये, ठीक है। तो हम एक चीज देखेंगे, कोई ये जो पूरा एंगल होता है पूरा का पूरा ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और 360 डिग्री यहाँ परसेंटेज में बटा हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये टोटल तो था 360 डिग्री, ठीक है। और उसका कितना हिस्सा, उसका इतना परसेंट जो है बच्चों की फीस के लिए मतलब यूज हो रहा है, तो इसको जो मैं गुणा करूंगा तो 12.75 और अपॉन में 100, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हटाओगे तो कितना आ जाएगा 100, और 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 2 बच जाएगा और 25 एकम 25, ठीक है। और 4 से कट जाएगा 4 नम 36 और एक आ जाएगी 0, ठीक है। तो जब 9 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ठीक है। और एक जीरो ये थी ऊपर, ये वाली जीरो, और नीचे था 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से ये जीरो कट के आ जाएगा 45.9, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 45.9 40 के लगभग बराबर है, तो 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आवा है कि हमें डिग्री में आना अगर परसेंटेज से, तो सीधा 360 का देखेंगे हम कि कितना परसेंट है, क्योंकि ये चीज़ है 100% अपने आप में। यहाँ पर जो पूरा 100% चीज़ है ना, वो 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। अगर जो मैं ऐसे बताऊं तो ये पूरा 360 डिग्री होता है ऐसे करके एंगल, ठीक है। तो इसका जितना परसेंट दे रखा होगा हम 360 का ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से बोला एक लॉटरी में 96.5% मतलब प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो जब 96.5 ने कोई नहीं जीता तो जीता कितने ने, 100 में से इसने घटा के देख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3.5% ने कुछ ना कुछ जीता। और वो किसने के बराबर दे रखा है, वो दे रखा कि भाई 700 थे भाई जिन्हें कुछ जीता, तो 1% अंतर कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा 700/3.5, और 100% कितना आ जाएगा, 100% का मतलब हो जाएगा जितने टोटल व्यक्ति उसमें थे, तो इनसे 1 पॉइंट हट जाएगा, और 35 से 2 बार ये कट जाएगा, और 2 जीरो ये बच रही थी और 2 जीरो ये, तो 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें से न दिया उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें इतने 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 और इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचता है। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या भाई वही होती है इस टाइप के क्वेश्चन में जो उनका एलसीएम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनमें इनका एलसीएम निकाल लेंगे क्योंकि छोटी से छोटी संख्या वही होगी जो इनसे कट जाए और अगर उसमें हम 3 जोड़ दें तो 3 हर बार शेष ही बचेगा। ठीक है, तो 21, 25 और 39। ठीक है, तो एलसीएम लेने का सबसे सही तरीका है पहले तो उनके फैक्टर कर ले, जैसे 9 गुणा में 2, 7 गुणा में 3, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 13 गुणा में 3। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर करने के बाद जो भी संख्या है जैसे 3 है तो 3 की सबसे बड़ी पावर लिख लेंगे। ठीक है, जो कॉमन होगा 3 की सबसे बड़ी पावर है ये 3 क्या 9, तो 9 लिख लिया। ठीक है, तो 3 वाला मैटर तो हो गया खत्म। ठीक है, अब उसके बाद 2 की देखेंगे, 2 की एक ही पावर थी यहाँ पर तो 2 ही लिख दिया। ठीक है, तो 2 का मैटर खत्म हो गया। उसके बाद हम गए 7 पे, तो 7 की भी हमारे पास एक ही पावर थी वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद गए 5 पे, तो 5 की 2 पावर थी तो यहाँ पर 25 लिख दिया। ठीक है, तो 5 का मैटर खत्म हो गया, बचा 13, तो 13 की पावर एक थी तो 13 लिख दिया। ठीक है, तो जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,950। ठीक है, तो 40,950 अब एक ऐसी संख्या है जो इनसे जब भी किसी से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, लेकिन हमें उसमें 3 शेष बचाना तो हम इसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो पूरा कटेगा और 3 इसमें जो है मतलब शेष बचता चल जाएगा, तो ये संख्या ऐसी हो जाएगी हमारी 40,953। ठीक है, तो अब इसने कहा इसके मतलब छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना, तो अब हम इसके अंकों का योग ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3। ठीक है, तो 4, 5 और 3 8 और 4 12, 12 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा भाई 21। ठीक है, तो 21 इसका आंसर था। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का पूरा तरीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से बोला कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 था, 12 पारियों के बाद वो बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की एक तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए गए। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी भाई, इसकी 10 पारियों का जो था औसत 52 था। ठीक है, बाकी जो जब वो 11वीं और 12वीं पारी न खेली, अगर वो यहाँ भी 52 ही रन बनाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या करा कि एवरेज उसने इतने रन बना दिए बाद की 2 पारियों में कि एवरेज बढ़कर 54 हो गया। 54 का मतलब क्या है कि दो दो तो उसने सब तक यहाँ दे दिए, मतलब उसने इतने रन बनाए कि उसने सब तक जो पूरे के पूरे में उसने 2 की वृद्धि कर दी, तो 2 तो दे दिए 10 पे और 2 यहाँ भी एक्स्ट्रा लेकर आया और 2 यहाँ भी एक्स्ट्रा लेकर आया, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ हो गए और 2 और 2 4, मतलब 24 जो है वो एक्स्ट्रा लेकर आया इन इस पूरे में, मतलब बाद की 2 पारियों में, मतलब 52 52 तो लेके आया, 24 और एक्स्ट्रा लेकर आया। ठीक है, तो बाद की जो अगर मैं बात करूं 12वीं और 11वीं पारी की बात करूं मैं, तो कितने रन बनाए उन्होंने, 52 और 52 104 तो ही हैं और 24 अलग से, तो मतलब 128 उसने बाद की 2 में बनाए। ठीक है, और उसने एक चीज हमसे और बताई, हमारे से एक चीज और बताई कि 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, मतलब पिछली पारी की तुलना में। अगर मैं कहूँ कि 12वीं का और 11वीं का डिफरेंस है 16। ठीक है, क्योंकि 12वीं में 11वीं तो 16 अधिक बनाई, तो अगर उसने पूछा फिर 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, तो मैंने ये चीज एक बार पहले बताई थी, अगर हमसे कुछ दे रखा है जैसे a प्लस बी की वैल्यू कुछ भी दे रखी और a माइनस बी की वैल्यू कुछ दे रखी, तो अगर मेरे से पूछी प्लस वाले की तो हम क्या करेंगे, दोनों जोड़ का अद्दा करेंगे। अगर मेरे से पूछी इस वाले की मतलब माइनस वाले की तो हम दोनों ना घटा का अद्दा करेंगे। तो मेरे से पूछ रखी 11 वाले की तो हम क्या करेंगे, दोनों ना माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2 1 1, और इसका जब मैं अद्दा करूंगा तो 11वीं की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12, तो 56 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करने के बाद सीधा आपने क्या करना, अगर पूछ ली प्लस वाले की मतलब इस साइड वाले की तो जोड़ का अद्दा, और जो इसकी पूछ ली तो घटा का अद्दा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा एक्स किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। ठीक है, वाई एक्स की तुलना में 40% अधिक कार्य कुशल है, तो 40% की फ्रैक्शन हो जाएगी 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। वाई जो है एक्स की तुलना में 40% अधिक कार्य कुशल है, तो मतलब अगर एक्स किसी काम में 5 एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो वाई एक दिन में 7 काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्स ने 14 दिन में करा था वो काम। ठीक है,
तो एक दिन में एक्स करा है 5, तो 14 में कितने करे होंगे? 14 गुना 5 मतलब ये आएगा टोटल काम। तो वाई को अकेले उसी कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? तो वाई एक दिन में कर रहा है 7, और टोटल ये काम करने में कितने लगेंगे? 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, तो 10 डेज में मतलब 10 दिनों में वाई उस काम ने पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है भाई कि तीन मित्र ए बी सी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशि क्रम से इतने इतने रुपए अगर निकाल दिए जाए तो प्राप्त होने वाली राशि के हिस्से का अनुपात इतना होगा, तो सी को प्राप्त राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब यह है अगर हम टोटल इन तीनों को इसमें से निकाल दें ना इसमें से, तो उसके बाद जो राशि बचेगी वह इस रेशो में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करते हैं, 55 25 में से ये कितना हो जाएगा? 100 और 75 175, और 50 जब उसमें जोड़ेंगे तो 225। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, 2 2 5, माइनस करने के बाद ये बचेगा 5 3 0 0। ठीक है, तो ये राशि जो है अगर मैं इसको अब बंटू ए बी सी में, तो ये कितने रेशो में आएगी? 11 18 और 24 में बटी में। ठीक है, तो जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो इनका जोड़ आ जाएगा 53। ठीक है, और 53 से जब इसको भाग देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100, और 100 से जब हम गुणा करेंगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पूछा था सी की, तो सी में जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब सी के बंटे आए थे 2400 रुपये। ठीक है, और सी में से हमें एक चीज घटा भी रखी, दो कितने निकाल रखे थे? 75 रुपये। ठीक है, इस रेशो में बटने से पहले। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2475, मतलब सी के मतलब हिस्से में रुपए आए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आवे तो आप शुरू में जो ये चीजें हैं जो इन्हें निकालने के लिए बोली वो निकाल दो, और उसका रेशो ले लो, और बाद में जो निकाला था वो जोड़ दो जिसके में पूछा हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भाई उसका मतलब एडवांस मैथ का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपने मतलब इसका फॉर्मूला पता होता तो कोई मतलब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, गुणा भाग करनी थी। ठीक है, तो ठोस गोलाकार जो होता है गेंद, उसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, वो बराबर दे रखा 38,808 के। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और गुणा में आर का क्यूब। ठीक है, तो 38,808। ठीक है, तो 4 से सोल्व करेंगे, 4 अठे 32, सॉरी 4 से जब सोल्व करेंगे इसको, तो 4 नम 36 बच जाएंगे 2, 4 7 28 जीरो, और फिर बच जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक, अब इसको काटेंगे 11 से, 11 से कितनी बार कटेगा ये? 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 2 बच जाएंगे, मतलब 9 बच जाएंगे, और फिर आ जाएगा 90, और फिर एक बार फिर 11 अठे 88, 2 बच जाएंगे, और 11 दूनी 22। ठीक है, और अब 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, और 2 एकम 2। ठीक है, और नीचे बच जाता 7 21, तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 441 गुणा में 21। ठीक है, और ये हमारे पास है 21 का स्क्वायर, मतलब 21 गुणा 21, तो जब इसका क्यूब रूट करेंगे टोटल का, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 21, क्योंकि तीन पेयर बन गए थे और एक 21 बाहर आ जाएगा हमारा, तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर की वैल्यू भाई आ जाएगी हमारी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मतलब आपके क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे, और जो जो मैंने कंसेप्ट बताए मैंने पूरी कोशिश करी बहुत अच्छे समझाने की। तो आपको वीडियो ये कैसी लगी? अगर आपने मतलब यहाँ तक आ गए हो अंत तक, तो भाई एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब आपको वीडियो ये कैसी लगी, और जो मैं समझा रहा मतलब अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे एक मतलब मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो धन्यवाद भाई सभी का, और एक बार फिर से राम राम। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है।